हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन, जो है क्लास 9 लेसन 4 एनसीईआरटी जो है पॉलिटी का। उसके जो लेसन 4 था ये काफ़ी बड़ा था। इसके दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ये जो है उसका सेकंड पार्ट है। इसके हम अंदर हमने पढ़ लिया है इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, और क्या इलेक्शन जो है वो ऑल अबाउट जो मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन ही है, या फिर लोगों के लिए कुछ फ़ायदा देने वाली चीज़ भी है। कुछ जो है डीमेरिट्स बताई थी इलेक्टोरल कंपटीशन के, कुछ एडवांटेजेस भी हमने देखे थे इसके बारे में। फिर आता है कि वाई हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है ये क्यों है, क्या है, मतलब कैसे कैसे इलेक्शन प्रोसेस होती है, अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे होता है, विधानसभा, राज्यसभा, सबके लिए हमने अलग अलग इलेक्शन प्रोसेस पढ़ लिए थे। कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे होता है, वो सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि इलेक्शन का प्रचार प्रसार जो किया जाता है वो क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला होता है कि ये नेसेसरी होता है कि एक तरह से फ्री एंड फेयर ओपन डिस्कशन हो, कि एक जो गवर्नमेंट या पार्टी आ रही है वो अपनी पार्टी के साथ क्या क्या नई पॉलिसीज़ ला रही है, लोगों के लिए क्या अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरह से फ्री एंड फेयर डिस्कशन होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन होता है एक तरह का, जिसमें क्या होते हैं, पार्टी के लोग जो होते हैं, पीपल, लोगों को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, जो अलग अलग रैली निकालते हैं, उसके अंदर वो पर्टिकुलर अपने एजेंडा क्या होता है उनकी पार्टी का, वो बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी अगर जीत गई तो वो क्या क्या काम लोगों के लिए करवाएंगी। ये फोकस करने की ये एक तरह से जो पब्लिक की प्रॉब्लम है, उनके इशू है, उनको अटेंशन देके उन पर फोकस करने की बात करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों की जो इश्यूज होंगे अगर वो सॉल्व होते होंगे तो लोगों को तो यही लगेगा वो गवर्नमेंट अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है, तो उन्हीं को वोट देंगे। तो एक इलेक्शन कैंपेन में जो लीडर्स है उनके द्वारा पॉलिसीज़ बताई जाती है। ये जो होता है 2-4 महीने 2-4 पीरियड होता है, उसके बीच में अनाउंसमेंट जब होती है, जैसे नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं तब, या फिर जब सूची आती है तब कुछ होता है, लेकिन ये उसी टाइम नहीं होता है, जो पहले से ही शुरू हो जाता है। लोग जो हैं, पार्टीज जो है, पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर लेते हैं प्रचार प्रसार के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है इलेक्शन का नियम क्या होता है, मतलब इलेक्शन करवाने हैं तो उसका नियम क्या क्या होंगे। सबसे पहले होता था कोई भी गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कोई अभी पार्टी में है, मतलब उसकी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी अगर उसको इलेक्शन कैंपेन करना है, इलेक्शन के लिए उसका लोगों को संबोधित करना है, तो वो गवर्नमेंट के कोई भी रिसोर्स, चाहे वो उसके गवर्नमेंट के पैसे हो, गाड़ी हो, किसी का भी यूज़ नहीं कर सकता है। और इसमें बताया गया नो ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कोई भी वोटर्स को जो है पैसे दे के वोट नहीं ले सकता है, उनको डरा धमका नहीं सकता है वोट के नाम पर। नॉट अपील देम नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियस, किसी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजियस के नाम पर संबोधित करके, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को संबोधित करके उनसे वोट गेन करने की कोशिश नहीं कर सकता है। ये सब जो होते हैं लॉ के खिलाफ होते हैं। और सबसे मेन होता है नो मनी स्पेंड मोर देन 25 लाख जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है, 10 लाख जो होता है असेंबली इलेक्शन के लिए होता है। मतलब कि चुनाव का जो खर्चा होता है, मतलब जो भी प्रचार प्रसार करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें बंटवाते हैं, तो उनका खर्चा 25 लाख तो लोकसभा इलेक्शन के लिए और 10 लाख जो है वो असेंबली इलेक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सब होता है या फिर ये जो नियम नहीं माने जाते हैं तो वो कैंडिडेट जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, उस कैंडिडेट को इलेक्शन से निकाल दिया जाता है, उसको इलेक्शन में भाग ही नहीं लेने दिया जाता है। तो ये कुछ नियम है कि इलेक्शन जो अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वोटिंग के लिए, तो उसको ये सारे नियम मानने ज़रूरी होते हैं। अब आता है व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या क्या कोड होते हैं। सबसे पहला, नो यूज़ एनी प्लेस फॉर वर्शिप प्रोपोगेंडा, किसी के भी वर्शिप प्रोपोगेंडा या फिर एक धर्म के नाम पर आप किसी को संबोधित करके उससे इलेक्शन उसको आप आकर्षित करके वोट नहीं ले सकते हैं। मतलब कि धर्म के नाम पर आप किसी भी वोटर्स को आकर्षित करके वोट नहीं लिया जा सकता है। नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड व्हीकल फॉर इलेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड व्हीकल आप यूज़ नहीं कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन प्रचार प्रसार के लिए। वंस इलेक्शन अनाउंस, मिनिस्टर कांट ले फंक्शन स्टोन any project, can't take big policies decision and can't make promises of the providing public facility। मतलब मान लो कोई गवर्नमेंट अभी रनिंग चल रहा है, गवर्नमेंट चल रही है, एक बार इलेक्शन डिसाइड या अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद वो जो गवर्नमेंट है, भले वो वोटिंग में खड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, वो किसी पार्टी से बिलोंग करती है, तो वो
नहीं कर सकती है। कोई भी नया जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है या नई पॉलिसी स्टार्ट करनी होती है, वो उस समय कोई भी प्रोजेक्ट पॉलिसी स्टार्ट या प्रोमिसेस कुछ लोगों से नहीं कर सकती, ये सब वहाँ पर बैन हो जाता है। पोलिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ वोट्स। अब पोलिंग और कंडक्ट कैसे होता है? सबसे पहले इलेक्शन डे जो होता है वोटर्स वोट करते हैं। अर्लियर जो मतलब पहले जो होता था वोटर्स बैलेट पेपर पे वोट करते थे। बैलेट पेपर एक पर्ची होती है जिसके ऊपर कैंडिडेट का नाम होता है और आगे कुछ खाली स्पेस होता है, कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर तो कैंडिडेट का नाम होगा और ये कुछ खाली स्पेस होगा। तो बैलेट पेपर पे सील होती है, तो सील हमें यहाँ लगानी पड़ती थी। जिस कैंडिडेट को देना है वोट उसके सामने सील लगा दी जाती थी। ये कुछ बैलेट पेपर ऐसे काम करता था। लेकिन अभी क्या हो गई है, ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी सेम एक पैनल होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर सारे जो कैंडिडेट होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं स्क्रीन पर ही, और उसके सामने आप बटन होता है, तो हमें बटन को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है जिसको वोट देना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आजकल आ गई है, उसी से वोटिंग होती है सारी। फर्स्ट जो होता है वोटिंग डे पर सब वोट कर लेते हैं, फिर ईवीएम मशीन को जो सील कर दिया जाता है, और जिस दिन जिस दिन वोट काउंट होते हैं उस दिन फिर से वो काउंट कर लिए जाते हैं खोलकर, और जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे, सबसे लार्ज अमाउंट में वोट होंगे, उसी की गवर्नमेंट बनती है, हम सभी को पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो कैसे बनते हैं इंडिया में। सबसे पहले अनफेयर इलेक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी बाय रूलिंग पार्टी। कोई रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी का मिस यूज़ कर रही है अपने इलेक्शन के लिए। सब बहुत ज़्यादा मनी जो है वो खर्च करना किसी कैंडिडेट द्वारा, अगर वो अमीर है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लोगों के लिए खर्च कर रहा है, उनको उनसे आकर्षित कर रहा है। इन जो भी है वोटर्स को डराना, उनको वोट के लिए डराना धमकाना, मतलब उनको जो होता है एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से उनको वोट लेना, और जो है सही जो कैंडिडेट है उनको बाहर कर देना, और जो गलत है उनको वापस अपने लिस्ट में ले लेना नाम। मतलब कि जो कैंडिडेट सही योग्यता है उनका एक्सक्लूजन कर देना, और जो फेल्स नेम है, गलत नेम है, उनका इंक्लूजन कर देना। क्या इलेक्शन जो है सही हो रहे हैं या नहीं इंडिया में, अगर वो उसके अंदर हेरा फेरी हो रही है या नहीं, तो ये सब ध्यान रखने का काम किसका होता है? हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए इलेक्शन सही है या नहीं है। हम कई बार सुनते हैं ना कि इलेक्शन में इस बार तो काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी हो गई, वोटिंग का काफ़ी लफड़ा हो गया, ये सब हम सुनते रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है। तो ये कौन अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी या कुछ और है जो ये सब ध्यान रखती है? तो ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जैसे कि जुडिशरी होती है वैसे ही इंडिपेंडेंट एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये किसी से भी रिलेट नहीं होती, ना गवर्नमेंट से, ना जुडिशरी से, ना किसी बॉडी से गवर्नमेंट की। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जो कि ये देखने का काम करती है कि जो ये इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ है या नहीं। सबसे पहले हमारी कंट्री में जो इंडिपेंडेंट जो पावरफुल हम बोल सकते हैं कमीशन होता है, ये देखने के लिए कि इलेक्शन सही हुआ है या नहीं। अब इसकी पावर्स क्या क्या होती है देख लेते हैं। ये डिसीजन लेता है कि इलेक्शन कब कंडक्ट होंगे और रिजल्ट कब अनाउंस होगा। मतलब कि इलेक्शन की डेट कब कंडक्ट, किस स्टेट में, किस राज्य में, किस कंस्टिट्यूएंसी में कब इलेक्शन होने हैं, उनको आगे पोस्टपोन करना है, प्रीपोन करना है, ये सारा काम देखने का इलेक्शन कमीशन का होता है। इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश कैंडिडेट हु वायलेट इट। अगर ऊपर जो रूल दे रखे हैं इलेक्शन के, अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उनको पनिश करने का काम भी इनका होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन के समय जो है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि गवर्नमेंट को किस नियम के हिसाब से चलना चाहिए, किस पावर का मिसयूज़ ना करे, जिससे कि गवर्नमेंट उनकी पावर का मिसयूज़ ना करे। तो इस समय जो ऑफिसर्स काम करते हैं, मतलब कि इलेक्शन के लिए हम देखते हैं काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन वो किसके अंडर काम करते हैं उस समय वो काम करते हैं ईसी के, इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंदर। होते भले ही गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन वो किसकी आदेश के अंदर काम करेंगे? आदेश जो होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा जब वोट हो रहे होंगे। फिर जो होता है व्हेन द इलेक्शन ऑफिशियल कम ओपिनियन दैट इलेक्शन वाज नॉट फेयर, ईसी कैन रीपोल द इलेक्शन अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी हैज़ टू ओबे दिस। मतलब कि अगर मान लो रिजल्ट आया और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये जो इलेक्शन हुआ ये सही नहीं है, अनफेयर था, इसमें कुछ गलत हुआ है, तो वो फिर से जो है रीपोल करवा सकते हैं। मतलब कि फिर से
इलेक्शन को फिर से कंडक्ट करवा सकते हैं। और इस समय जो रूलिंग पार्टी है, कोई भी उनको इसका आदेश मानना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी इसका आदेश मानना पड़ता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता है। ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जैसे कि जुडिशरी होती है, वैसे इनका पावर कुछ इंजॉय करती है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये पता होना चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी। चीफ इलेक्शन कमीशन एक प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पर किसी के लिए आंसरेबल नहीं होता है। मान लीजिए कि उसने बोला कि अगर ये फिर से होंगे इलेक्शन, तो वो किसी को ये आंसरेबल नहीं होगा कि मैंने इलेक्शन क्यों कैंसिल करवाया या फिर इलेक्शन कैंसिल नहीं करवाने चाहिए। ना ही गवर्नमेंट को, ना ही प्रेसिडेंट को, किसी को भी वो आंसरेबल नहीं होगा। रिमूविंग सीईसी इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, उसको रिमूव करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब आता है वोटर्स टर्न आउट। अब क्या होता है कि ये एक तरीका है चेकआउट करने का कि हमारे जो कंट्री में वोटिंग जो वोटर्स हैं वो मतलब उनका उत्साह वोट देने में बढ़ा है या घटा है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमें भी देखने को मिला है कि वोटिंग डे होता है, वोट देने जाना होता है, लेकिन कई लोग जो होते हैं वोट नहीं देते हैं। कई जो होते हैं त्योहार जैसे इस डे को मनाते हैं, सभी पूरे घर के साथ सभी वोट देने जाते हैं, तो अलग अलग हम उत्साह देखने को मिलता है। तो वोटर टर्नआउट क्या हुआ है इंडिया में, ये देखने को मिलता है। पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन मेजर्ड, ये वोटर टर्नआउट फिगर की डेफिनेशन दे रखी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर, मतलब एक फिगर जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कुछ परसेंटेज होता है जो एलिजिबल वोटर्स को बारे में बताता है। एलिजिबल वोटर्स मतलब जो 18 साल से ऊपर है। इंडिया का टर्नआउट फिगर क्या है, इंडिया में जो है इलिटरेट या पुअर पीपल है उनमें देखा गया है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो होता है अमाउंट में, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या जो हाई क्लास के लोग हैं। मतलब कि जो पुअर पीपल है उनमें देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा वोटिंग करते हैं। कॉमन पीपल इंडिया गिव्स लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू वोट, जो कॉमन पीपल होते हैं वो इलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। वो सोचते हैं कि ये यही जरिया है जिससे उनकी लाइफ जो है सुधर सकती है। कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बना दे, कुछ अच्छा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे जो उनके लाइफ में आगे चेंजिंग हो सकता है। इंटरेस्ट ऑफ वोटिंग एक्टिविटी इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, हमारे भारत में देखने को मिला है कि जो इंटरेस्ट है वोटिंग का वो सालों साल बढ़ता हुआ दिखा। ये एक फिगर है जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कि ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया में जो है वो वोटिंग जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है लोगों में बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि सभी लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। अब कुछ चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट जो होते हैं कई बार क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड होता है, फिर भी उनको टिकट मिल जाती है, जो कि सही नहीं है। दूसरा, स्मॉलर पार्टीज जो है वो सफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज। अब बड़ी पार्टियाँ होंगी उनका तो काफ़ी नाम होता है, उनको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो छोटी पार्टी है उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कुछ फैमिलीज़ होता है उन्हीं का डोमिनेंस दिखने को मिलता है, वो फैमिली अपने ही रिश्तेदार, अपने ही आसपास के लोगों को टिकट देती है, किसी और जो काबिल इंसान है उनको टिकट नहीं देती। एक तरह का हमें भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आता है कैंडिडेट एंड पार्टी स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, मतलब कि जो अमीर होते हैं, कुछ पार्टीज ज़्यादा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जीत को दिखाए, लेकिन एक तरह से ये एडवांटेज है कि स्मॉलर पार्टीज इतना नहीं कर सकती है। स्मॉलर पार्टीज के पास पैसा कम होता है, वो इतना खर्च नहीं कर सकती है, तो वो एक तरह से इन्फीरियर फील करती है कि हम इतना पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। एक तरह से जो बोलते हैं कि भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये होता है कि very often elections are little choice to ordinary people, major parties are quite similar in both policies and practice। हमें देखने को मिला है कि इलेक्शन भली कोई से भी पार्टी करें, लगभग जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी सेम ही होती है, इतना कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑर्डिनरी जो लोग हैं, साधारण जो लोग, इनके लिए ज़्यादा कोई महत्व हमें देखने को नहीं मिला है कई हमें केसेस में। तो ये आज लेसन ख़त्म हो गया है, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।